नाज़रीन आदाब, खुशामदीद है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीरहिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। आज के स्पेशल रिपोर्ट में भी मुख्तलिफ खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानब से जो आज का ताज़ा बयान है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि इससे पहले आपने क्या कभी स्कूल के अंदर हीटिंग अरेंजमेंट्स देखे हैं? कभी भी नहीं। आज क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आज क्यों ऐसा किया जा रहा है, डिटेल जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पीडीडी चीफ या चीफ इंजीनियर पीडीडी की जानब से भी बिजली शेड्यूल को लेकर एक तबसरा किया गया है, और उसमें भी उन्होंने कहा कि लोग गलत इस्तेमाल पावर का कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि 100 से लेकर 250 रुपये के आसपास जो है अलग अलग ग्राहकों को फी में इस बार इजाफा किया गया है। लेकिन इससे बढ़कर अमित शाह की जानब से आज का ताज़ा बयान, क्योंकि अमित शाह की जानब से जो बयान दिया गया है तो उसके पस मंज़र में क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले वक्त में, और आने वाले वक्त से मुराद मार्च अप्रैल मई के महीने में, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे, और कहीं इससे पहले जो बयानात दाखिला वजीर की जानब से दिए गए थे उसको मद्देनजर रखते हुए क्या अब इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर राह हमवार हो रही है? इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। लेकिन आपको याद ही होगा कि हदबंदी कमीशन की जानब से हतमी रिपोर्ट आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि जब हदबंदी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ही इलेक्शन कराएंगे। हदबंदी मुकम्मल हो गई और बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी गैजेट के अंदर हदबंदियाँ जो किस तरह से वो हल्का बंदियाँ हुई हैं उसकी भी तशहीर हुई है। 25 नवंबर साल 2022 को वोटर फहरिस्त भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वज़ीर दाखिला की जानब से, जो कल एक निजी चैनल के साथ बात करते हुए कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी माहौल मौजूद हैं, तो क्या उसके बाद भी कोई चैलेंज होगा कि जो जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के अंदर या इसके राहों के अंदर रोड़े की तरह अटकेगा? ये देखने वाली बात होगी। हमारे सीनियर साथी और एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इसी खबर को लेकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नई दिल्ली से। इशफाक गौहर, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि 2-3 चीज़ें हम बारीकी से देख रहे हैं। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट भी मुकम्मल हो गई है, वोटर फहरिस्त जो है वो 25 नवंबर तक जो है शाया हो जाएंगी। ये 2 बड़े मराहल थे, लेकिन दाखिला वजीर का कहना है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी माहौल मौजूद है। तो क्या अब जम्मू कश्मीर के लिए इंतखाबात के लिए कहीं ना कहीं राह हमवार हो चुकी है? देखिए हिलाल, अगर जम्मू कश्मीर के हालात की हम बात करें तो कल दाखिला वजीर साहब ने एक बात तो खुल के कही है कि हालात बहुत ज्यादा बेहतर है, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो 2014 के हालात है वो आज नहीं है। हालात बहुत ज्यादा बेहतर है, बल्कि इलेक्शनों के लिए तैयारियां भी हो रही हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो तरह तरह की तैयारियों में जुड़ा हुआ, चाहे वो वोटर फरिश्तों में नजरसानी का मामला हो या दीगर चीज हो, इलेक्शन ईवीएम मशीनों की तैयारी हो, ऑलमोस्ट वो सारी चीजें जो वो चल रही है। और कल जिस तरीके का इशारा दिया गया है वो इस बात के लिए काफी इशारा ये है कि आने वाले साल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी, और जो हमारे जराया दिल्ली के अंदर है वो कल की दाखिला वजारत की मीटिंग जो हुई थी और दाखिला वजीर ने जो बयान दिया था, जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर का अहाता किया था, उसके बाद जो पॉलिटिकल पंडित है और हमारे जराया जो दाखिला वजारत के अंदर है, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के अंदर है, वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी के दौरान मजीद गर्मी जो चुनाव के हवाले से वो देखने को मिल सकती है। इलेक्शन कमीशन दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी रिव्यू दाखिला वजारत के आला तरीन अफसरों के साथ, डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ, इंटेलिजेंस के अफसरों के साथ लेंगे, जिसके बाद अगर वो पॉजिटिव इनपुट आता है तो इलेक्शन कमीशन फुल बेंच की अपनी एक मीटिंग करेगा, जिसके बाद जम्मू और श्रीनगर के अंदर अलहदा मीटिंग्स होंगी और ऑल पार्टीज मीटिंग तलब की जाएगी, और ये दिसंबर और जनवरी के वक्त तक मुकम्मल किया जाएगा। और 26 जनवरी के बाद किसी भी वक्त जो है इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग हो सकती है, और मार्च और अप्रैल के वक्त के बीच में इंतखाबात हो सकते हैं। इस तरीके की बातें जो है वो यहाँ पर जराया बता रहे हैं, और ये डेट्स और तब ये बातें सामने आ रही है जब कल दाखिला वजीर ने इस बात की इशारा दिया कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हैं, आने वाले दिनों में चुनाव हो सकते हैं,
कमीशन अपना काम कर रहा है। तो उसी के तनाजुर में यह बताया जा रहा है कि जो प्लान ऑफ एक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। गवर्नर, जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासतौर पर जो रीजनल पार्टियां हैं, उनके लीडरान के साथ जब हम भी बात करते हैं, आप भी बात करते होंगे, हालांकि तमाम चीज़ें मरकज़ी सरकार की जानिब से बताई गई है। डिलिमिटेशन की बात हो, वोटर फहरिस्तों की बात हो, अब सिक्योरिटी सिनेरियो की बात हो, हर एतबार से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है मरकज़ की जानिब से। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसा नहीं है नई दिल्ली पर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को। क्या वजूहत है? क्योंकि जब आज की डेट में भी हम उनसे बात करते हैं तो उनका कहना है कि अगरचे हर एंगल से उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि इलेक्शन बहुत दूर है। देखिए, इलेक्शन बहुत दूर है, ये शायद उनका जाती तजुर्बा ये कह रहा होगा, और जिस तरीके के हालात बने हैं पिछले 2-3 सालों के दौरान हो सकता है वो है। और दूसरी बात ये भी आपको माननी पड़ेगी कि जो सियासी जमातें हैं, सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके बेस को जब आप खंगाल कर देखेंगे तो अंदर खाने वहां पर तो इलेक्शन की तैयारियां चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्जेस का ऐलान कर दिया है। तो ये तभी होता है, और ये जोन कमेटियों का बनाना, जोन कमेटियों की मीटिंग लेना, डिविजनल कमेटी की मीटिंग लेना, ये तभी होता है जब आपके सामने कोई प्लान हो। तो पार्टियों को ये पता है कि किसी भी वक्त बिगुल बज सकता है, लेकिन जरूर उन्हें यह भी खदशा है कि शायद जनरल इलेक्शन जब 2024 के अंदर होंगे, उसी के साथ जम्मू कश्मीर का इंतखाब भी हो। इस तरीके की भी बातें जो है वो वहां से आ रही है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर अभी तक पर्सपेक्टिव बन रहा है, जो सूरत हाल है वो इस तरीके का। अब ये ट्रस्ट डेफिसिट का मामला सिर्फ इतना है कि अभी दिल्ली के अंदर लोकल पार्टियों का ज्यादा कोई खरीदार है नहीं। जिस तरीके से कल भी दाखिला वजीर ने कहा कि जनाब चंद लोगों ने जम्मू कश्मीर की सियासत को हाईजैक करके रखा था और हमने उस हाईजैक को खत्म कर दिया, और आने वाले दिनों में अब साफ शफाफ निजाम होगा जहां पर अदल होगा। तो अगर आप उन चीजों को देखेंगे तो एक सीधी सी बात है, जो कोलिशन और दीगर चीजों की बातें बीच में चल रही थी, शायद वो माजी मुस्तकबिल में कहीं पर नजर नहीं आ रही है। ये ट्रस्ट डेफिसिट की बातें कहीं ना हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवर, पूरी जानकारी और अपना एनालिसिस देने के लिए। इशफाक गवर हमारे साथ बात कर रहे थे और उनका कहना है कि मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है कि इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब मूड यही बन रहा है कि अब दिसंबर जनवरी के अंदर जो है काफ़ी गर्माहट इन मीटिंग्स के अंदर और जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर यहाँ होने वाले इंतखाबात को लेकर होगा। मीटिंगों पर मीटिंगें हो सकती हैं और हतमी फैसले भी लिए जा सकते हैं। और इस दौरान जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का व्यू है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी उन्हें मरकज़ के तहीं या मरकज़ के अंदर जो सरकार है उसके तहीं जाहिर हो रहा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं अब ठहराव सा लग गया है इस कल वाले बयान के बाद। क्योंकि बाज़ मुबस्सिरीन यही कहते हैं कि अब हर एंगल पे या हर पॉइंट पे मरकज़ की जानिब से हरी झंडी इंतखाबात के लिए दिखाई जा रही है, और अब ऐन मुमकिन होगा कि आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल करीब में या हम मार्च अप्रैल मई के माह के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जा सकते हैं। वैसे सरमाई तातीलात काफ़ी सुर्खियों में है। हालांकि इस तरह की चीज़ें आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से कही गई है। मैं नहीं समझता हूं कि मीडिया के अंदर इस तरह की भी कोई चीज़ है कि सरमाई तातीलात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोई डिमांड कहीं से भी नहीं है। लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से आज बडगाम के अंदर जब हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ के साथ बात हुई है तो वो काफ़ी नाराज़ लग रहे थे, और इस वजह से उन्होंने कहा कि कभी भी नवंबर के महीने में सरमाई तातीलात नहीं हुई है। लोग खामखा पर कंफ्यूजन के शिकार हैं, ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक हुसैन कहते हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में हमारे नुमाइंदे से कहा कि आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, कब 15 नवंबर से स्कूलों में छुट्टियां हुई थी, फिर इस साल सवाल क्यों पूछे जाते हैं। सरमाई तातीलात का दारोमदार हमेशा मौसमी सूरत हाल पर होता है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि आज सरमाई तातीलात की डिमांड कौन करता है? कोई नहीं, ना ही पब्लिक, ना ही मीडिया, ना ही सोशल मीडिया, कहीं पर भी छुट्टियों की डिमांड नहीं है। यहाँ तक कि पहली बार आज स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर 11,000 स्कूलों के अंदर जो पढ़ाने वाला अमला है, असातिज़ा है, वो भी ये कहते हैं कि विंटर्स के दौरान स्कूल खुले रखो, लेकिन उनकी एक ही डिमांड है कि वहाँ हीटिंग का अरेंजमेंट हो। इस तरह से खबर को, मामलात को इस तरीके से नरेट करना या इस तरह से पेश करना ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पब्लिक की डिमांड है कि सरमाई तातीलात होनी चाहिए। पहले डायरेक्टर साहब को सुनते हैं और उसके बाद जो उन्होंने बात कही है उसी में से सवालात भी उठाते हैं।
विंटर वेकेशंस आर, पढ़ा करो, अब हम लोग पढ़ते नहीं। विंटर वेकेशंस आर सबसर्वेंट टू वेदर कंडीशंस। समझ आई मेरी बात? अगर कल माइनस टेम्परेचर होता है, कल बर्फ होती है, तो वी हैव थिंक गवर्नमेंट टेक ए कॉल। हम कहाँ बोलते हैं हम सरकारी स्कूलें पूरे विंटर में खुला रखते हैं। हम ये कहते हैं कि कब नवंबर में विंटर वैकेशंस हुआ करती थी, और दीज विंटर वैकेशंस आर सबसर्वेंट टू वेदर कंडीशंस। टिल वेदर परमिट्स अस, विल कंटिन्यू आवर क्लासेस to fill the learning gaps which have erupted since last 2.5 years. We are doing remedial. बिल्कुल नाज़रीन, कोई शक नहीं है कि जो सरमाई तातीलात थी या इससे पहले होती थी वो दिसंबर के महीने में होती है, और आज भी ये कोई डिमांड नहीं है। डायरेक्टर साहब से भी हम ये बात कहना चाहेंगे, ये किसी की डिमांड नहीं है, ना मीडिया की डिमांड है, ना हमारे नुमाइंदे की डिमांड है, और ना पब्लिक की डिमांड है, बल्कि पब्लिक चाहती है कि सरमा के दौरान भी ट्यूशन्स बंद हो जाए और स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन अब बात यह है कि इस बार जब मार्च सेशन किया गया और उसके बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से यह तासुर दिया गया कि अब दिसंबर के एंड तक जो है क्लासेस लगेंगे, क्योंकि इससे पहले यूजुअली क्या होता था, अक्टूबर नवंबर के अंदर इम्तिहानात होते थे, क्योंकि हम भी इन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर इम्तिहानात होते थे, और उसके बाद दिसंबर के एंड तक ये रिजल्ट की तैयारी होती थी, रिजल्ट तैयार हो जाता था। और आज तक कब 2 महीने से पहले 10वीं जमात का रिजल्ट निकला है? कभी भी नहीं। तो इस वजह से 1-1.5 महीना रिजल्ट तैयार करने के लिए होता था, और उसके बाद मार्च से या फरवरी के एंड से दूसरे सेशन में दूसरी जमातों के अंदर बच्चे पढ़ते थे। और अगर आज कोई नई चीज नहीं है तो फिर आज क्या वजह है कि आज सरकार हीटिंग अरेंजमेंट की बात करती थी? आज तक क्या स्कूलों के अंदर किसी डायरेक्टर साहब ने, किसी सीईओ साहब ने, किसी जेडीओ साहब ने, किसी हेडमास्टर साहब ने क्या आज तक हीटिंग अरेंजमेंट की डिमांड की है? कभी नहीं। ये वो सवाल है जो डायरेक्टर स्कूल से पूछा जा सकता है, क्योंकि आज पहली बार तसद्दुक साहब भी हीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। मैंने कहा 11,000 के करीब स्कूल्स हैं। फेज्ड मैनर्स में वी आर गोइंग टू बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर विज़ा विज़ हीटिंग। ठीक है, बड़े स्कूलों में वी हैव, जिस तरह गैस बुखारियाँ होती हैं, जिस तरह बुखारें बड़े स्कूलों में हायर सेकेंडरी हाई स्कूल लेवल्स पे हमारे पास हैं। लेकिन जो छोटे स्कूल है वी विल बी मेकिंग प्लान्स कि फेज मैनर में उनमें कैसे हम हीटिंग अरेंजमेंट्स का ख्याल रखें। चले नाज़रीन, आपने खुद ही देखा, खुद ही सुना डायरेक्टर साहब क्या कहते हैं कि बड़े स्कूलों में, बड़े दर्जों में, ख़ासतौर पर 9th, 10th, 11th, 12th इन क्लासेस के अंदर बुखारियाँ होती हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम लिया जाता था, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं, जनवरी के अंदर रिज़ल्ट निकाला जाता था, और तब तक सरमाई तातीलात भी होती थी। और जहाँ तक गैस बुखारी की दस्तयाबी का ताल्लुक़ है, आज भी हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि किसी भी हायर सेकेंडरी के अंदर एक प्रिंसिपल के रूम को छोड़कर, टीचर्स के ऑफिस को छोड़कर किसी भी क्लासरूम में कोई बुखारी नहीं है, कहीं पर भी गैस बुखारी नहीं है। आज के दिन में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो इतलात हैं वो हर जगह से मिल रहे हैं, और ये ग्राउंड की हम ग्राउंड सिचुएशन बता रहे हैं। बाकी रही एलिमेंट्री क्लासेस की, वहाँ तो बिल्कुल भी बुनियादी तौर पर खिड़कियाँ नहीं हैं, शीशे नहीं है। कल के स्पेशल रिपोर्ट में भी आपने देखा ही होगा। तो इस तरह से चीज़ों को नरेट करने से न सिर्फ पब्लिक गुमराह हो जाती है, बल्कि इससे हकाइक जो है वो अदरवाइज फिर सामने आ जाते हैं। नाज़रीन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आप बात करते हैं चीफ इंजीनियर पीडीडी की, क्योंकि चीफ इंजीनियर पीडीडी की जानिब से भी अब यही कहा गया है कि इस बार भी जो शेड्यूल होगा कटवती का वो पिछले साल की तरह है, और इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नई तर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी 4.5 घंटे मीटर्ड इलाके में और 8 घंटे नॉन मीटर्ड इलाकों में शेड्यूल तरतीब दिया गया है। लेकिन पिछले साल बिजली फीस में इजाफा नहीं किया गया था, आज बिजली फीस में इजाफा किया गया है, खासतौर पर जो नॉन मीटर्ड वाले इलाके हैं। हालांकि उसका अभी चीफ इंजीनियर साहब ने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये हकीकत है कि जो इस महीने की, पिछले महीने की बिलें सारिफिन को मिली हैं, उसमें 100 रुपये से लेकर 250 रुपये के आसपास, या कुछ एक बिलों में ज़्यादा भी हुआ होगा, उसमें फ़ीस के अंदर इजाफा किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो कटवती का शेड्यूल दिया गया है उसमें जो तरतीब है वो नहीं है। 10 मिनट के लिए बिजली आती है, आधे घंटे के लिए चली जाती है। ताहम
यही सवाल जब हमने चीफ इंजीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें ये जानने की असल ज़रूरत है कि आखिर कटौती क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि सार्फिन एग्रीमेंट शुदा लोड के बजाय ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 किलोवाट वाला 3 से 4 किलोवाट लोड इस्तेमाल करता है। अब अगर लोग कम बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो कटौती भी नहीं होगी। नहीं, ये जो कटेलमेंट शेड्यूल जो शाया किया मीटर में 4.5 घंटे का और नॉन मीटर में 8 घंटे का, ये बिल्कुल वही शेड्यूल है जो पिछले साल भी राइज था और वही हम वैसे हमने इस बार भी शाया किया है और इंशाल्लाह इसी पे हम चलेंगे। बाकी हमने ये जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमें क्यों कटेलमेंट करनी पड़ रही है। ये वजह इसमें यह है कि जो सार्फिन का जो लोड रजिस्टर्ड होता है, चाहे 1 किलोवाट का है चाहे 0.25 किलोवाट का है, लेकिन असल में जो उनका बिजली का इस्तेमाल इससे कई गुना होता है। मतलब अगर किसी का 1 किलोवाट का रजिस्टर्ड लोड है, उनका 3-4 किलोवाट का लोड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है, हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं। तो अगर सार्फिन अपना जो एक्चुअल इस्तेमाल अपने रजिस्टर्ड लोड के मुताबिक करें तो हमें काफ़ी आसानी होगी, बेहतर बिजली की सप्लाई दे पाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सार्फिन जो क्रूड हीटर्स और बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। अब पानी गर्म करने के लिए बेहतर रहेगा कि बॉयलर की जगह गीज़र का इस्तेमाल करें और हीटर की जगह जो इंडक्शन कुकर्स वगैरह आते हैं वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और उससे ये थोड़े बहुत जो ओवरलोडिंग के या ट्रांसफार्मर डैमेज होने के जो मसाइल हैं उसमें काफ़ी नुमाया कमी आ जाएगी। नाज़रीन, दरबार मूव कैंसिल किया गया, लेकिन उसके बावजूद कई सारे मुलाजमीन को दरबार मूव के जरिए जम्मू ले जाया गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियल या सालाना दरबार मूव होता था वो मुकम्मल दरबार मूव पर सरकार की जानब से पाबंदी आयद की गई या उससे बंद किया गया है। लेकिन उस बंद करने से जो जम्मू के बाजार हैं उन पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि अमूमन जो कश्मीर के लोग वो विंटर्स के अंदर ख़ासतौर पर जब मुलाजमीन मूव करते थे तो उनकी फैमिलियाँ भी जाती थी और उसके बाद जो रोज़गार है वो जम्मू के ट्रेडर्स के लिए उसकी राहें खुल जाती थी। लेकिन आज जब दरबार मूव बंद किया गया है या कम किया गया है तो उससे जो जम्मू का ताजर तबका है वो मुतासिर हो गया है। तो इसी वजह से आज जम्मू के ताजर तबके ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया था और इसमें न सिर्फ ताजरान थे बल्कि कुछ सोशल या सामाजिक कारकुनान भी मौजूद थे और मुतालबा किया गया कि दरबार मूव को फ़ौरन से पेशतर बहाल किया जाए। एलजी साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की गई कि हमारी रोजी रोटी को बहाल करने के लिए दरबार मूव शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी फिर कोरोना की मार के बाद दरबार मूव की मार जो ताजरान हैं जम्मू के वो झेल रहे हैं। कहा कि डोगरा दौर की एक ही रिवायत जिंदा थी, मौजूदा सरकार ने या मौजूदा इंतजामिया ने वो रिवायत भी बंद कर दी है। जम्मू के ताजरों ने, समाजी वर्करों ने क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। साहब कि आपने हमारा दरबार मूव बंद करके हमारी रोजी रोटी के ऊपर हमारे परिवारों का रोजी रोटी को आपने छीना है, इसलिए जल्द से जल्द दरबार मूव शुरू किया जाए। और साथ में हमारी ये मांग है कि आप पहले नोटबंदी की मार, फिर कोरोना की मार, फिर ये दरबार मूव की मार, अब ये सारी आपने हमारे जो 200 साल पुराना इतिहास था महाराजा हरि सिंह जी का, ये दरबार मूव को बंद करके आप कहते हैं 200 करोड़ रुपया बचाया। कौन है आपके एडवाइजर, कौन है आपके सलाहकार जो आपको ऐसी सलाह देते हैं, गलत सलाह देते हैं? आपने लाखों करोड़ रुपए का जीएसटी का फायदा जो व्यापारी लोग सेल करते थे वो फायदा सरकार का आपने नुकसान करा दिया। बिना समय गवाए आप हमारा दरबार मूव शुरू करें। नाज़रीन, सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर बनने के बाद आज उन्होंने हल्फ लिया है। पार्टी के सीनियर लीडर बशारत अहमद बुखारी ने सज्जाद गनी लोन को हलफ दिलाया और इस हवाले से हलफ बर्दारी की इस तकरीब में सज्जाद गनी लोन ने पार्टी की जनरल काउंसिल के सामने यह हल्फ लिया है। तकरीब पर पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर बाद में यहाँ पर एक कन्वेंशन भी हुआ जिसमें सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मौजूदा वक्त सियासी एतबार से सख्त तरीन है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में अलग अलग लीडरशिप को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है।
उनका कहना था कि लीडरशिप वही है जो अपने कौम खासकर नौजवानों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दे, और लीडरशिप मुतालबा करती है कि आवाम को सच बताया जाए। अगर सच्ची तहसील गुमुत की ये तहसील बंदूक आमुद तो ही मुझे बात हो कब्रिस्तान आबाद गए उनके फिर आबाद सच्ची को चोरो आज शुद्ध उष्मा किस सवाल मुझे मगर एक सच चीज की सूरत आज तक दोद क्या दर्द क्या अगर पतिम 30 वरी वो अस क्या सानो नौजवान क्या मार कर्फ्यू जेल यागूई एक कहानी आपको बोलता हूं। एक बाप 2 बेटे, उम्र की तरीके से बोलता, उम्र हिसाब 1970 कुन्नमक दीते नफरा को सहते गव कद तम नाव यासीन मलिक तमिस को 5 किलोमीटर दूर और 3 किलोमीटर दूर गुप्का रोडस पर रोजा उमर अब्दुल्ला हिमसोस मोल मलिक साहब हिमसोस मोल फारूक अब्दुल्ला साहब बनो रहनुमा पन मोल बनोन पन निचु बनोन चीफ मिनिस्टर हेमिस दोपन क्या बापू वर्कर बनिम से जेल 9 केस करनस 9 FIR जेल पर जेल आज तु यासीन मलिक जेल से कम छु प्रसा ये क्या लोग यत वत पर यत कोमस मा। चलिए, सज्जाद गनी लोन ने 87 के इंतखाबात को लेकर सवाल उठाया, वहीं पर वकार रसूल वानी ने भारतीय जनता पार्टी के दावों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब 370 हटाई गई तो उसके बाद आज बारामूला के अंदर वकार रसूल वानी जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो थे, तो उन्होंने यहाँ कन्वेंशन से खिताब के बाद जब मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था नौकरियाँ आएंगी, 370 हटेगी तो इंडस्ट्री आएंगी, 370 हटेगी तो लोगों के कर्जे माफ़ होंगे, 370 हटने के बाद सभी सेक्टरों को बेहतर करने का दावा किया था, लेकिन कुछ भी ज़मीनी सूरत हाल नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन अब आ जाएंगे और लोग बीजेपी को वोट से जवाब देंगे। इन्होंने तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने कौन सी डेवलपमेंट की? इन्होंने कहा था इंडस्ट्री लाएंगे, इन्होंने कहा था रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था कि लोगों के कर्जे माफ होंगे, इन्होंने कहा था कि यहाँ 370 हटेगा तो हेल्थ सेक्टर ठीक होगा, एजुकेशन सेक्टर ठीक होगा, सारे सेक्टर वैसे के वैसे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।